तो आज के मुख्य अतिथि हमारे मनोज कुमार जी निवारिया हैं। आप आईटी सेक्टर में कंप्यूटर का शिक्षण देते हैं और आईटी का उपयोग हम अपनी कृषि में किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि हम आईटी के माध्यम से अपनी खेती को और किस तरह से अच्छी कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी ओम। आदरणीय मनोज जी आए और अपने वक्तव्य दें। आप अनम्यूट कर लें आदरणीय मनोज जी, आपकी आवाज अभी आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट। हाँ जी जी क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। जी, नमस्कार साथियों, सभी उपस्थित सम्मानीय साथियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रमेश अंकल ने मुझे इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया, उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज हम यहाँ पर जैसा कि मुझे विषय दिया गया है एग्रीकल्चर में आईटी का उपयोग। दोस्तों हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं इस विषय को। अक्सर लोग इसमें थोड़ा सा ओवरलैप कर देते हैं। पहला तकनीक का उपयोग या टेक्नोलॉजी का उपयोग, और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो तकनीक का उपयोग, जैसे हम बोलें कि तकनीक का उपयोग मतलब खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर में मशीन का उपयोग, तो ये कोई नई बात नहीं है और वर्षों से हम देख रहे हैं कि खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग होता आ रहा है। लेकिन आज का मेरा विषय तकनीक नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में आईटी का उपयोग, इसका मतलब हम एग्रीकल्चर में किस प्रकार से कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, एसेसरीज़ और मुख्य रूप से इंटरनेट का उपयोग करके किस प्रकार से हमारी खेतीबाड़ी में बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की चर्चा और इनके उपयोग की चर्चा पर मैं अपना वक्तव्य फोकस करूँगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जब कृषि में आपने एक उदाहरण देखा ही होगा कि जब कृषि की उपज को बेचने जाता है किसान, तो मंडी में उसको रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत एक एसएमएस आ जाता है मोबाइल पर। तो ये सबसे पहला उदाहरण है जिससे किसान वाकिफ होता है कि किस प्रकार से उसको आईटी से जोड़ा जा रहा है। ये एसएमएस का आना मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना किसी पोर्टल पे और उस पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक उसके मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। तो यदि कोई किसान कहे कि मैं तो आईटी का उपयोग करता ही नहीं हूँ या मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो आईटी से जुड़ा हुआ है, जाने अनजाने में ही वो आईटी का उपयोग कर रहा है या उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। हम देखते हैं कि अक्सर मंडी के भाव लोग पहले जानकारी लिया करते थे, वहाँ जाकर फ़ोन पर जानकारी लिया करते थे। आजकल आप देख रहे हैं कि मंडी के भाव आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जा रहे होंगे। तो ये क्या है? व्हाट्सएप पे मिलना मतलब आप मोबाइल का, कंप्यूटर का और इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। तो विभिन्न शहरों के मंडी के भाव आप पोर्टल पर, वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरणों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आज की जो दिनचर्या है एक किसान की, वो आईटी से प्रभावित हो रही है और वो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने इसका उपयोग कर रहा है। कुछ जगह पर मैंने इस तरह के उदाहरण भी देखे कि वाईफाई का उपयोग भी कुछ किसान कर रहे हैं। वाईफाई, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम मोबाइल में वाईफाई का यूज़ करते हैं और इंटरनेट उपयोग करते हैं।
या 2 मोबाइल या कंप्यूटरों को जोड़कर इंटरनेट शेयरिंग करते हैं। तो ये वाईफाई का उपयोग आजकल कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और उन डिवाइसेस को कृषि में उपयोग कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि अक्सर हमने एक स्थिति देखी है कि रात में या काफ़ी दूर खेत पर जाकर किसान को अपना पानी का स्विच, मोटर का स्विच ऑन ऑफ करना होता है सिंचाई के दौरान। अब वहाँ सिर्फ ऑन और ऑफ करने के लिए जाना, उसके लिए उसको काफ़ी दूर जाना है यदि घर और खेत दूर है तो। और दूसरा हो सकता है बिजली की ऐसी व्यवस्था होती है कि रात में ही बिजली मिलती है कुछ गाँव में, तो क्यों ना उस ऑन ऑफ करने के काम को हम दूर बैठ के ही घर से कर पाएँ। तो इसमें वाईफाई का उपयोग बहुत हो रहा है। वाईफाई से हम स्विच को जोड़ देते हैं और उस वाईफाई को कंट्रोल करता है हमारा मोबाइल, जो कि वाईफाई से एक ऐप के द्वारा कनेक्टेड होता है, और इस ऐप से हम ऑन और ऑफ कर पाते हैं। इसका उदाहरण हमने कुछ स्मार्ट होम्स में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के घर में जहाँ वाईफाई है वहाँ पर वो मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा अपने घर के फैन, टीवी, ट्यूबलाइट इत्यादि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ऑन या ऑफ कर देते हैं। अब यदि आपका मोबाइल, आप घर पे हैं तो भी कर पाते हैं, और अगर आप मोबाइल लेके कहीं बाहर हैं तो वहाँ से भी अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो यही कंसेप्ट किसानी में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक नई तकनीक और हम देख रहे हैं कि जो इसमें टेक्नोलॉजी और आईटी दोनों ही देख रहे हैं। आजकल ड्रोन का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। अब ड्रोन का उपयोग वैसे तो हमने देखा है, फिल्मों में देखा है कि मिलिट्री वाले करते हैं, या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं, फिल्मों में अक्सर देखा है। मगर खेतीबाड़ी में भी यूज़ किया जा सकता है। ड्रोन की सहायता से ऐसे फार्म, ऐसे खेत जहाँ पर जाना या वहाँ पर प्रतिदिन जाना या वहाँ छिड़काव करना संभव नहीं होता, वहाँ पर ड्रोन की सहायता से आप फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं। मगर ये ड्रोन जो होता है ये सीमित मात्रा में ही वजन उठा सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ये काम किया जा सकता है। इस पर और रिसर्चेस चल रही हैं। इस ड्रोन को आप मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो ये एक कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आईटी हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर कर रही है, और किसान चाहे अनचाहे उस सिस्टम से जुड़ते जा रहा है। अब यहाँ पर आईटी जो है, इसमें एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि आईटी इस समय हर फील्ड में बेहतर कर रही है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उतना प्रसार नहीं हो रहा है, आईटी का उपयोग उतना व्यापक रूप से नहीं हो रहा है। तो इसके विभिन्न कारण हैं। मैं जिन कारणों को अहम मानता हूँ उनमें कुछ हैं। जैसे हम जानते हैं कि 3 मुख्य कारण हैं कि आईटी जो है एग्रीकल्चर में उतने व्यापक रूप में नहीं अपनाई गई या यूज़ नहीं हो रही जितना अन्य क्षेत्रों में हो रही। पहला तो है अशिक्षा, दूसरा जागरूकता, और तीसरा साधनहीनता। हमारे जो भारत देश के किसान हैं, हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि किसानों में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एक मुख्य कारण है। उनको पता नहीं है कि आईटी क्या है और क्या उसका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ शिक्षित किसान हैं लेकिन वो भी आईटी से जागरूक नहीं है कि आईटी क्या है या इसका उपयोग भी किया जा सकता है।
तो एक तो अशिक्षा है, लेकिन अगर शिक्षित हैं तो भी आईटी से वाकिफ नहीं है, तो जागरूकता लाना पड़ेगा। और तीसरा, जहाँ शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं, उन्हें पता भी है आईटी का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ तीसरा कारण मुख्य होता है साधनहीनता। हमारे देश के अधिकांश किसान आईटी के साधनों से लैस नहीं हैं। उनके पास हो सकता है कंप्यूटर, महंगे मोबाइल, इंटरनेट आदि सुविधाएं ना हो। फ़ोन होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। अच्छा, हम कहें कि भाई किसानों को टीवी और रेडियो पे तो मिल ही रहा है, तो टीवी और रेडियो को मैं टेक्नोलॉजी से जोड़ता हूँ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, दूरसंचार, दूरदर्शन का उपयोग। लेकिन हम यहाँ पर आईटी की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से इंटरनेट की बात करते हैं। तो आज हर गांव में वैसे तो इंटरनेट पहुँच गया है और पहुँच रहा है, परंतु फिर भी उतना सुलभ नहीं है। उतना सुलभ नहीं है गांव में जितना अन्य साधन है। तो जब तक मोबाइल कंप्यूटर के साथ इंटरनेट नहीं होगा तो गांव-गांव में आईटी का उपयोग उतना संभव नहीं है। फिर एक तरह से मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट को आज भी ग्रामीण इलाके में उपयोगिता का नहीं, विलासिता का साधन समझा जाता है कि ये तो सब बड़े लोगों की चीज़ें हैं और हमारे काम धंधे से संबंधित नहीं है। तो एक जागरूकता भी होना चाहिए। तो इसलिए आईटी जो है अन्य क्षेत्रों में जितना अच्छा कर पा रही है, उतना कृषि में उतना व्यापक रूप से उसका असर नहीं दिखता। कुछ और उदाहरणों से मैं आईटी का उपयोग और उसकी उपयोगिता बताना चाहूँगा। आजकल जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, दो मिनट एक बार ले जाइए आप, बार बार मत आओ। क्षमा चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि आजकल जो पेड़ पौधे और फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, उनका हम पहले से जो तरीका अपनाते आ रहे हैं कि अ, उनकी पहचान करते हैं कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह का कीड़ा है, किस तरह का पेस्टिसाइड या दवा डालना है, या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। तो इसके लिए हमें उस एक्सपर्ट से मिलना होता है या फ़ोन पे बात करना होता है। आजकल एक नया तरीका आप देखेंगे कि सीधे उस फसल या पौधे का आप फ़ोटो निकालिए मोबाइल से और सेंड कर दीजिए किसी एक्सपर्ट के साथ पास, या किसी पोर्टल पर, या किसी मोबाइल ऐप पर। तो आपको उचित सलाह मिल जाएगी, उस कीड़े या उस बीमारी से संबंधित अन्य जानकारी मिल जाएगी, उसके समाधान भी मिल जाएंगे। दूसरा है कि मौसम की जानकारी। मौसम की जानकारी, क्लाइमेट या वेदर की जानकारी हमारे कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वर्षा की जानकारी, कब कितनी कैसे कहाँ होगी, होगी नहीं होगी, क्या संभावनाएं हैं। तो ये सब पहले हमें टीवी से, रेडियो से सुनने को मिलता था, लोग अपना अंदाज़ा लगाते थे, कैलेंडर से पंचांग देखते थे आदि आदि। अब यही सूचना एग्जैक्ट आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाती है आपको। कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ना सिर्फ अपने गांव शहर बल्कि दुनिया के किसी भी गांव शहर की आज की स्थिति विद इन सेकेंड्स आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो मोबाइल पर आप वर्षा की, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, अन्य जानकारियाँ पा सकते हैं और इस जानकारी का उपयोग अपनी खेतीबाड़ी में कर सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न में भी आजकल बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम आते हैं। अब यही प्रोग्राम आपको इंटरनेट पे भी देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए रेडियो या टेलीविज़न पे आप कोई प्रोग्राम खेती किसानी से संबंधित था, बहुत इम्पोर्टेंट था, आप उसे नहीं देख पाए, मिस कर दिया, तो हो सकता है दोबारा वो टेलीकास्ट ना हो। तो आपको वही चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अब यूट्यूब पे मिल जाती है। यूट्यूब पर ढेरों एक्सपर्ट्स के वीडियोस बने हुए रखे हैं, आप उनका अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे जब देख सकते हैं। तो यूट्यूब जो है वो भी आप मोबाइल में या कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं इंटरनेट की सहायता से।
तो रेडियो और टेलीविज़न का एक अगला कदम मैं मानता हूँ इसे, कि यूट्यूब पे आप एक्सपर्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियो जब चाहे जब देख सकते हैं। इसी प्रकार से किसानी से जुड़ा हुआ एक अन्य जो है काम, पशुपालन। पशुपालन में भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से आईटी जो है उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि अब मैं उसके विषय में उतना नहीं जानता, लेकिन थोड़ा हल्की जानकारी रखता हूँ। यूआईडी दिया हुआ है हर पशु को। यूआईडी मतलब एक तरह से आधार नंबर जैसे हमारे पास होता है ना, वैसे यूआईडी। तो जानवरों की पहचान के लिए यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। तो ये यूआईडी जब उन्होंने दिया तो किसी कागज या पेन रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई है, ये पूरा डेटाबेस में एंट्री हुई है हर पशु की जिसको यूआईडी दिया गया है। उसकी गिनती करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके मालिक का, उसके स्थान का, हर चीज़ का रिकॉर्ड है उनके पास, सरकार के पास। तो यूआईडी जो है, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड का डेटा है, डेटाबेस है, उसी प्रकार से जानवरों के लिए भी यूआईडी है। तो ये भी क्या है, ये एक आईटी का ही उपयोग है पशुपालन में। अब इसका विभिन्न यूआईडी का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बीमा वगैरह के उद्देश्य से या जानवरों की गिनती करने के उद्देश्य से, अनुदान वगैरह के उद्देश्य से विभिन्न रूप में यूआईडी का उपयोग किया जाता है। हम सीसीटीवी कैमरे का भी उपयोग कर सकते हैं जानवरों की निगरानी के लिए। जैसे अगर आपका जो पशुशाला है वो घर से दूर है और आप बार बार उसको जाके नहीं देख सकते, तो आप सीसीटीवी कैमरे भी लगा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो मोबाइल पर अपने पशु की लाइव लोकेशन एंड कंडीशंस आप मोबाइल पर किसी भी समय कहीं से भी देख सकते हैं, यदि सीसीटीवी कैमरा और इंटरनेट दोनों हो तो ये पशुपालन जहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है और बहुत सारे हजारों सैकड़ों की संख्या में पशुपालन जहाँ हो रहा है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे आपने देखे होंगे। तो ये ना सिर्फ उनकी अच्छी देखरेख में बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों तरह से फायदेमंद साबित होता है। और एक और जैसे कभी हमारा पशु गुम जाता है और हम उसका उसकी खोजबीन करते हैं, तो यहाँ पर भी आईटी आपके लिए मददगार साबित होती है। एक तो यूआईडी अगर उसके लगा हुआ है तो आप उसे ले जाकर देख सकते हैं कि ये कहाँ का पशु है और इसका मालिक कौन है। दूसरा, एक जीपीएस गैजेट्स आने लगे हैं आजकल। हालांकि इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं और जल्दी बैटरी डाउन हो जाती है, तो इस पर रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन जीपीएस गैजेट्स जो होते हैं, जो आजकल आपने देखे होंगे वाहनों में लगे होते हैं, तो वाहनों में वो चार्ज होता रहता है, उनके बैटरी मिलती रहती है, इसलिए सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जानवरों में नहीं हुए। लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है कि लो पावर कंजम्पशन वाले, जो कम बिजली की खपत हो और छोटी बैटरी से भी चल जाएं, ऐसे जीपीएस गैजेट्स, तो अगर इसमें सफलता मिलती है तो जीपीएस गैजेट्स भी हम जानवरों के, जैसे गले में घंटी होती है वैसे ही हम जीपीएस गैजेट्स लगा दें तो हम उनकी लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। अक्सर देखा है हमने कि दूर खेतों में निकल जाते हैं जानवर, खो जाते हैं, पहाड़ों पे निकल जाते हैं, कई बार जंगली जानवर का शिकार हो जाते हैं, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हमें उस जीपीएस गैजेट से उनकी लाइव लोकेशन हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पे प्राप्त हो जाती है। और इसका लेकिन चलन अभी कम है क्योंकि जीपीएस गैजेट जो है बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और उनकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। इस पर रिसर्चेस चल रही है। एक और नया कंसेप्ट आया है आईओटी डिवाइस का, लेकिन ये अभी रिसर्च लेवल पर ही है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में इसे। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कंट्रोल करना, जैसे बिजली के पंखे, ट्यूबलाइट, टीवी, मोबाइल, हर चीज़ इंटरनेट से कंट्रोल होगी, तो उसको आईओटी नाम दिया गया है और ये बहुत व्यापक है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर खेतीबाड़ी में भी कुछ आईओटी डिवाइस और सेंसर्स लगाए जाते हैं।
सेंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मनुष्य के पास 6 सेंस होते हैं, देखने, सूंघने, महसूस करने के लिए, सुनने के लिए। उसी प्रकार कुछ कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम सेंसर्स कहते हैं, जो महसूस करते हैं, हर समय महसूस करते हैं और महसूस करके स्थिति की जानकारी को किसी कंप्यूटर तक भेजते हैं। तो कुछ सेंसर्स होते हैं जैसे तापमान को नापना, ह्यूमिडिटी को नापना, मिट्टी में कितनी नमी है इसको नापना, मौसम में कितनी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, बारिश कितने सेंटीमीटर बारिश हुई, ये सब नापने का काम जो है सेंसर्स करते हैं और इसकी जानकारी सीधे इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर तक भेज देते हैं और फिर वहाँ से वो जानकारी पूरे विश्व में उपलब्ध हो जाती है। तो ये नया चलन है। आईओटी डिवाइसेस अभी नई फील्ड है और इसमें बहुत रिसर्चेस होना बाकी हैं, लेकिन इनका उपयोग किया जा सकता है अभी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, मतलब प्रायोगिक लेवल पर। ये कमर्शियल इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उपयोग होता है, और व्यापक प्रैक्टिकल रूप में अभी इनका उपयोग संभव नहीं है। लेकिन भविष्य में हम कह सकते हैं कि आईओटी डिवाइस और सेंसर्स का भी खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग बढ़ सकता है। आईओटी हर फील्ड में उपयोग की जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र से हमारा जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर का क्षेत्र है सबसे अंत में टेक्नोलॉजी को अपनाता है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये रिसेंट आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत आईओटी और सेंसर्स का उपयोग शामिल है। अब मैं एक दो बातें और रखूँगा और फिर अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। कुछ मोबाइल ऐप्स भी मेरी जानकारी में आए हैं। अब जैसे कि आप में से जो लोग किसान भाई लोग हैं वो तो इसमें ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो मोबाइल ऐप्स जो हैं ढेरों हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक अच्छा है या दूसरे में कुछ कमी है। हर तरह के मोबाइल ऐप है और मुख्य रूप से ये 5-6 तरह की जानकारियों पर फोकस होते हैं। जैसे मैंने अभी जो बताया था कि मौसम की जानकारी, वर्षा की जानकारी, इन पर फोकस करते हैं। दूसरा कि आपके शहर, गांव या क्षेत्र के आसपास कौन सी दुकानें हैं, कृषि दुकानें हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर क्या क्या मिलता है, बीज मिलते हैं, उर्वरक मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, या कृषि के औजार मिलते हैं, या पशुपालन के लिए चारा मिलता है। तो कौन सी दुकानों पे क्या मिलता है और वो उनकी लोकेशन क्या है, ये मोबाइल ऐप पे दिख जाता है। और ना सिर्फ आपके शहर का, आप किसी भी शहर गांव के आसपास देख सकते हैं। तो और कुछ मोबाइल ऐप ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे और फसलों में जो बीमारियां लग गई हैं, कीड़े लग गए हैं, उनकी फ़ोटो अपलोड कीजिए, वो उसके विषय में जानकारी देते हैं और एक्सपर्ट से सलाह भी आपको दिलाते हैं। वो एक्सपर्ट लिख के आपको सलाह दे सकता है, या उसका मोबाइल नंबर है तो आप कॉल कर सकते हैं, या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप किसी एक्सपर्ट या फसलों के वैज्ञानिक या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान। ये सारे जो मोबाइल ऐप होते हैं इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पर आधारित होते हैं। इन्हीं से आपको मंडी के भाव भी पता चल जाते हैं। जैसे एक मोबाइल ऐप जो है, मैंने कई गाँव में उसका एडवर्टाइज देखा है, देहात ऐप। इसका नाम ही है देहात ऐप। तो देहात ऐप का मैंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखा है, और ये देहात ऐप भी जो है फसलों की जानकारी, मौसम की जानकारी, फसलों में बीमारियों की जानकारी, और आपके शहर में दुकानों की लोकेशन जानकारी, वहाँ क्या मिलता है, किस दाम पे मिलता है, ये सारी चीज़ें इस मोबाइल ऐप से मिल जाती हैं। मंडी भाव मिल जाते हैं देहात ऐप के अंदर। और मैंने 2-3 चीज़ें और देखी कि वहाँ किसानों को ऋण के लिए भी जानकारी और सुविधा होती है। मिट्टी की जांच भी आप कर सकते हैं। मिट्टी का सैंपल फ़ोटो खींच के डालेंगे और उसकी जांच या उसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। और बीमा वगैरह से संबंधित जानकारी भी इन मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाती है। आप अपनी फसलों को खरीदने बेचने के लिए भी इन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ देहात केंद्र जो होते हैं उनका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, सब इन मोबाइल ऐप के अंदर ही आपको एक ही जगह पर बहुत सारी जानकारियाँ जो है प्राप्त हो जाती है। एक और मोबाइल ऐप है, बीजक नाम है, बीजक। अब इसका उद्देश्य जो है, कृषि के जो उत्पाद होते हैं
तो वो बड़े पैमाने पर बेचने और खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसमें जो कृषि उत्पादक हो हैं और जो कृषि उत्पाद के जो क्रेता हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों दोनों इस बीजक नाम के ऐप का उपयोग करके सेल करना और परचेज बेचना और खरीदने का काम कर सकते हैं। ट्रेडर्स ट्रेडर्स के लिए है बेसिकली ये। तो किसानी के लिए तो नहीं है, लेकिन किसानी से संबंधित है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जिक्र करना चाहिए। बीजक ऐप तो ट्रेडिंग करने के लिए ऑनलाइन। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऐप हैं जो किसानी से संबंधित या उन इस तरह के रोजगार या व्यवसाय से संबंधित ऐप हैं, और ये एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जो लोग किसानी से संबंध रखते हैं वो एक एक ऐप को जाके उसके विस्तार से जानकारी लेकर देख सकते हैं कि उनके काम का कौन सा है ना। तो जैसे मैंने बीजक ऐप और दूसरा देहात ऐप का काफ़ी प्रचार प्रसार मुझे भी देखने को मिला है, और इसमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो एक आम किसान को, आम आदमी को ज़रूरी होती हैं। इसके बाद मैं उपस्थित सम्मानीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर अपनी तरफ से वो कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालों का जवाब दूं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आईटी कंप्यूटर का व्यक्ति हूं। खेती किसानी से थोड़ा कम जानकारी रखता हूं, तो आईटी संबंधित प्रश्न होगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और जी मैं अब जी अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करके आपको हैंड ओवर करता हूँ। जी जी ओम। नमस्कार। जैसे कि आपने किसानों की जागरूकता की बात की, मुख्य रूप से यह जो योगाहार है वो जैविक किसान मतलब जैविक पर आधारित है, और ज्यादातर हम जैविक पर चर्चा करते हैं। परंतु उपभोक्ताओं की जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैविक उत्पादन तो हो जाता पर उसकी बिक्री में किसानों को बहुत परेशानी आती है। इसमें हम आईटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये सिर्फ जैविक उत्पाद से संबंधित सवाल नहीं है, ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट से संबंधित सवाल है कि आपके पास प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग है, आप उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन उसकी बिक्री कहाँ करें, कैसे करें। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। जो लोग आपका उत्पाद पता नहीं है, जैसे कि आप उत्पाद उत्पन्न कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो फिर वो कैसे लेगा। दूसरा, आपको ग्राहक तक पहुंचना है, ग्राहक आपके पास नहीं आता। तो ये सवाल आईटी का ना होकर एक सार्वभौमिक सवाल है, और ये इसे हम सेल्स, एडवर्टाइज और मार्केटिंग से जोड़कर देखना चाहिए कि आपके पास उत्पाद है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कीजिए, उसके फ़ायदे, नफ़े के, नुकसान के बारे में बताइए, उसकी कीमत के बारे में बताइए। ग्राहक का एक ही उद्देश्य होता है, अच्छी और सस्ती चीज़ और सुलभ तरीके से मिल जाए, तभी कोई प्रोडक्ट बिकता है। अच्छी चीज़, सस्ती चीज़ और सुलभ तरीके से, मतलब हो सकता है कि वो ये आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन का ज़माना है, तो आदमी क्या चाहता है, उसके घर बैठे चीज़ मिल जाए। आजकल ऑनलाइन बुकिंग में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति ऑर्डर करेगा मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, वेबसाइट के माध्यम से, और उसे घर पर मिलनी चाहिए चीज़। तो कुछ इस प्रकार के आपको अपने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेलिंग सिस्टम बनाने होंगे कि व्यक्ति को सुलभ तरीके से मिल जाए, तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, उसके फ़ायदे गिनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे लोगों को नहीं बताएंगे, वो जिस चीज़ को उपयोग कर रहा है उसे छोड़ता नहीं है। ये हमारी आदत होती है कि अगर, जैसे मैं उदाहरण दूं, कोलगेट का उदाहरण दूं, कि जो लोग पेस्ट का यूज़ करते हैं कोलगेट, वो जब भी जाएंगे दुकान पे कोलगेट ही मांगेंगे, उसके बाजू में 4 पेस्ट और रखे हैं, वो उनका नाम भी नहीं लेते। अगर वो नहीं मिला तब दूसरे पे जाते हैं। तो एक बार किसी ग्राहक ने कोई प्रोडक्ट पकड़ लिया, जब तक उसे उससे नुकसान नहीं होगा या कोई दूसरा प्रोडक्ट सस्ता, उससे अच्छा और सुलभ तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक वो पहले प्रोडक्ट को नहीं छोड़ता। तो या तो उसे पुराने जो है खेती जो उर्वरक हैं या उनसे नुकसान बताया जाए, या आपके प्रोडक्ट के फ़ायदे बताए जाएं और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराएं। मतलब घर बैठे आप उपलब्ध कराएंगे तो ही आप इसमें एक
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख पाएंगे या एक्सपोनेंशियल सेल देख पाएंगे। दूसरा एडवर्टाइजिंग, अभी जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण लूं, जैसे मुझे नहीं पता कि कौन कौन से जैविक उत्पाद आप लोग के पास हैं। अब ये मेरी जानकारी का अभाव भी बोल सकते हैं, दूसरा हमारे संपर्क नहीं हो पाए, तीसरा आपकी एडवर्टाइजिंग की कमी भी बोल सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इतने बड़े पैमाने पर होना चाहिए, हर व्यक्ति तक होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। और इसका उपयोग एडवर्टाइजिंग के लिए अभी सबसे देखिए दोनों होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। ऑफलाइन में जो आप टीवी रेडियो समाचार पत्र पैम्पलेट होर्डिंग बैनर के माध्यम से करते हैं, अनाउंसमेंट के माध्यम से, ये ऑफलाइन के हो गए। ऑनलाइन में आजकल जो है डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग कीजिए। लेकिन फेसबुक का उपयोग शहरों में ज़्यादा अच्छा चलन है, गांव में लोग फेसबुक का उपयोग नहीं करते। गांव के लोग वैसे भी सब चीज़ जानते हैं। आपके उत्पाद बेचना किसे है, आपको, आपका टारगेट कौन है, शहरी लोग। तो शहरी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप दो प्लेटफॉर्म जो हैं, इन पर आप डिजिटल मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने उत्पाद, अपने जैविक उत्पाद के बारे में सूचना दीजिए। सूचना दीजिए कि हम ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे, सुलभ तरीके से उपलब्ध कराएंगे। उसका कीमत और मतलब कीमत बताइए कि पहले जो आप उपयोग कर रहे हैं उससे बेहतर कीमत और ज़्यादा गुणवत्ता के साथ देंगे। तभी व्यक्ति अपने पहले जो उपयोग कर रहा है उस प्रोडक्ट को छोड़कर आपके प्रोडक्ट पे आएगा। मैंने बताया कि पहले प्रोडक्ट से उसे या तो नुकसान हो जाए तब आएगा, या आप उसे उस पहले प्रोडक्ट से सस्ता, ज़्यादा गुणवत्ता वाला और सुलभ तरीके से उपलब्ध करा दें। मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा का मैंने उचित समाधान किया, या किसी और प्रश्न पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मौसम के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है जिसका आप उपयोग करते हैं या आप जिससे संतुष्ट हैं? हाँ, ऐप का जी, अपनी बात पूरी करें। मौसम के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है? देखिए, ऐप जो होते हैं, जिससे आप ऐप संतुष्ट हो? सिर्फ उसी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं जिस जानकारी को किसी डेटा सेंटर में रखा गया है। उदाहरण के लिए किसी मंडी के भाव, उदाहरण बता रहा हूँ, उस मंडी के जो भाव हैं वो एक्चुअल भाव हैं। अब उस भाव को 10 प्रकार के ऐप अपने ऐप के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऐप उस जानकारी का निर्माण नहीं करता, वो जानकारी को उठा के सिर्फ प्रदर्शित करता है। तो ऐप जो भी मौसम की जानकारी दे रहे हैं वो उस मौसम की जानकारी को एकत्रित नहीं कर रहे हैं। एकत्रित करने का काम हमारा जो मौसम विभाग होता है सरकार का, वही एकत्रित करेगा और उसी की जानकारी विभिन्न तरह के ऐप देंगे। तो वो सारी जानकारी लगभग समान ही होती है। बस फ़र्क क्या होता है कि कोई सा ऐप स्लो काम कर रहा है, कोई सा ऐप हैंग हो जा रहा है, कोई सा ऐप क्रैश हो जा रहा है, उनकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ होती है। लेकिन मौसम की जानकारी कोई भी ऐप बनाने वाले लोग एकत्रित नहीं करते। मौसम की जानकारी विभिन्न शहरों में जो एकत्रित की जाती है वो मौसम विभाग द्वारा एकत्रित की जाती है, अपने पोर्टल, अपने डेटा सेंटर पे रखी जाती है, और ये सारे ही ऐप वहीं से जानकारी उठा के सिर्फ प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो सारे ही ऐप लगभग समान हैं जब हम मौसम की बात करें तब। बस उसका जो यूज़र इंटरफेस है, कितने बेहतर सुंदर तरीके से, आसान तरीके से विश्लेषण करके आपको बताता है, वो एक अलग मायने है। जैसे कि कोई ऐप है जो मौसम की जानकारी आज की डिस्प्ले कर रहा है कि कितना टेम्परेचर है। कोई दूसरा ऐप है जो टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये चीज़ें भी बता रहा है। कोई तीसरा ऐप है जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसके साथ साथ पिछले 7 दिन का भी रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई पिछले 7 दिन का और आज का भी आप कंपेयर कर लीजिए। तो जानकारी ये मोबाइल ऐप बनाने वाले बनाते नहीं, कैप्चर नहीं करते, ये मौसम विभाग ही कैप्चर करेगा। वहीं से सिर्फ जानकारी को उठा के आपके सामने प्रदर्शित करते हैं।
तो कितने अच्छे तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं ये मोबाइल ऐप आपको स्वयं देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक सिर्फ एक देहात ऐप देखा हुआ है। मैंने बताया आपको कि बहुत प्रकार के ऐप आते हैं और सभी का उपयोग जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति हर सारे के ऐप का उपयोग करें। जो एक या दो ऐप आप ट्राई करें और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने देहात ऐप यूज़ किया है, इसलिए विषय में ज़्यादा आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। जी आदरणीय ठीक। महोदय जी, मैं बता दूं जो मेरी जानकारी में है, एक मौसम के लिए हाँ बहुत बढ़िया ऐप बना है, उसका नाम है एग्रो ऐप। तो ये काफी प्रभावी जी, एग्रो सिद्ध ऐप। हो रहा है। तो जी, वो भी एग्रो ऐप भी बहुत बढ़िया है और उसमें भी विभिन्न तरह की जानकारी मिलती है। मौसम के अलावा भी और भी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आपकी समस्याओं के समाधान भी हो जाते हैं उसमें। हेलो, जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, आईटीआई का देश के विकास में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई अच्छी चीज़ हम टेक्निक सोच के करते हैं, उसका रिसर्च करके कि भाई अच्छी कोई स्कीम आएगी, उससे अच्छी टेक्निक आएगी, लेकिन कई बार उस टेक्निक अच्छा सोचने के प्रयास में हम बहुत गलत भी कर जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने ड्रोन का अभी आपने बताया कि हमारी कृषि में ड्रोन यूज हो रहा है, लेकिन इस ड्रोन के सरकार भी इस पे सब्सिडी देके इसके प्रचार करके बहुत बढ़ावा कर रही है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं ड्रोन के खेती में। इसका बिल्कुल, उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक तो ये जो स्प्रे करता है ये खासकर बागवानी में जो है उसमें कामयाब है, क्योंकि पौधे बड़े होते हैं, हाइट अच्छी हो जाती है, तो उसमें तो ये कामयाब है उन पे स्प्रे करने के लिए। लेकिन एक तरफ सरकार हमारा ध्यान कर रही है भाई कि अपना जैविक खेती प्राकृतिक खेती अपनाई जाए, दूसरी तरफ ड्रोन को बढ़ा दे रही है स्प्रे करने के लिए। और ये जो स्प्रे करता है ना, तो सर जी इतना बारीक वाष्पीकरण करके स्प्रे करता है ये, वो केमिकल हवा में ज्यादा फैलता है, क्योंकि बिल्कुल, वाष्पीकरण जब ज्यादा बारीक होगा तो वो हवा में ज्यादा फैलेगा और उससे पोल्यूशन इतना हो जाएगा जिसे हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खासकर इतना बारीक करके स्प्रे करता है कि जैसे ही कोई केमिकल हमारे सांस के जरिए वो वाष्पीकरण के जरिए जाएगा हमारे फेफड़ों में, तो हमें बीमारी होगी ही होगी। इसका बहुत मोटा दुष्प्रभाव ये है। और दूसरा दुष्प्रभाव हमने ये देखा कि मैंने कोई अगर वीड के कंट्रोल के लिए कोई स्प्रे कराया, साथ वाले खेत वाले ने अगर अकॉर्डिंग उसके दूसरी कोई क्रॉप लगा रखी है, तो वो वाष्पीकरण होके हवा के जरिए उस क्रॉप पे जाता है और वो उस क्रॉप को नुकसान फैलाता है। और जब आपस में एक दूसरे किसान का झगड़ा होता है फिर उसमें कि आपने मेरी क्रॉप को नष्ट कर दी, तो इसके बहुत मोटे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बहुत इन सही बात चीजों पे कही हमें सुनील जी। ध्यान देना होगा, इन पे रिसर्च करना होगा कि भाई इससे ऐसा ना हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन चीजों की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा सर जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हम जानते हैं, एक अच्छा और बुरा। यहाँ तक कि जब आपने देखा था कि जब टेलीविज़न आया था, तो टेलीविज़न के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, है ना? जब हाँ जी। आपने देखा कि व्हाट्सएप आया, तो व्हाट्सएप के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। लोग उसके आदी हो गए, समय वेस्ट करने लगे। हाँ तो जी। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है, पहले दिन जब आती है, तो अपने 100% परफ़ॉर्मेंस नहीं देती है। धीरे-धीरे जब उसके कमियां उसकी खामियां सामने आती है, फिर उन पर रिसर्च होती है, फिर उनमें सुधार होते हैं और कोई भी औजार या कोई टेक्निक परिष्कृत होते जाती है। तो अभी मैंने हाँ कहा जी। कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी अपने बचपने में है, धीरे धीरे विकसित होगी, परिष्कृत होगी। यहाँ पर ड्रोन का काम क्या सिर्फ है उड़ना। ड्रोन का काम उड़ना है, वहां पर जा सकता है जहां हम नहीं जा सकते। अब उसमें आपने स्प्रे करने के लिए लगा दिया स्प्रेयर। अब वो स्प्रे करने वाले जो इक्विपमेंट है उसकी कमी है कि वो सही से स्प्रे नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर स्प्रे कर रहा है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जहां स्प्रे करना है वहीं पर करे और आगे बढ़ जाए, ऊपर बहुत हाँ, ऊपर इसमें सुधार की ऊंचाई से काफी ना करे। सुधार की जरूरत है हर सर। तकनीक का एक साइड इफेक्ट होता ही है। और यहाँ तक कि हम जो दवाएं खाते हैं ना, दवाएं का जो फायदा होता है, फायदे के साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी होता है। हाँ जी। जी और जी किसी प्रकार भाई का कोई अन्य सवाल नहीं हो प्रश्न? तो मैं पतंजलि योगपीठ से हरिद्वार से आदरणीय पवन कुमार जी को जी शरद जी कुछ आपका जी 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 सर। जी रोहन। जी सर मैं स्वागत। चाह रहा हूँ कि इंटरनेट द्वारा हम ऐसा लाइब्रेरी बना सकते हैं क्या, कि जिसमें सारी चीजें जैसे किसी को चाहिए लाइब्रेरी का यूज करते हैं बुक रूप में,
ऐसा इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं? और लाइब्रेरी की लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरियां तो ऑनलाइन ढेरों हैं। नहीं, हमारा जैविक हाँ उत्पाद का या जैविक के बारे में जानकारियां। हाँ बिल्कुल। तो देखिए सबसे शुरुआती लेवल पर आप अपने एक जैसे संस्था है या व्यक्ति हैं आप, तो संस्था है तो संस्था के नाम से, या व्यक्ति हैं तो व्यक्ति स्वयं भी अपनी वेबसाइट बना सकता है, मोबाइल ऐप बना सकता है या बनवा सकता है, जिस पर वो अपने जैविक उत्पाद की जानकारियाँ, उनकी खेती से संबंधित सलाह या बीमारियां या इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड उर्वरक की जानकारी, कुछ फोटोग्राफ्स भी, और केस स्टोरी कि आपने इस उत्पाद के लिए क्या प्रयास किया, क्या समस्याएं आई, केस स्टोरी, सारी चीजें वेबसाइट पे रख सकता है। साथ में जैविक बीज आप, की उपलब्धता, जी साथ जैसे में आप, जैविक बीज की उपलब्धता रहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सारे जैविक बीज उपलब्धता आप यदि मैं कहूँ कि व्यक्ति हैं तो फिर आप जानकारियां इकट्ठी करके वेबसाइट में रख सकते हैं। अगर आप संस्था हैं तो संस्था है तो आपके पास जो उपलब्ध बीज हैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे सकते हैं, कीमत वगैरह बता सकते हैं। या जो मोबाइल ऐप भी ये काम कर रहे हैं कि बीज कहाँ कहाँ मिलेंगे आपके शहरों में, किन दुकानों पर, सबका डेटा रखते हैं वो। तो उनको वो मल्टी वेंडर मोबाइल ऐप बोलते हैं कि जैसे कि आप, मैं उदाहरण दूं अमेजोन का, कि वहाँ बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों तरह के यूजर्स रजिस्टर होते हैं। अमेजोन खुद अपने प्रोडक्ट नहीं बेचता, हम ही दुकानदार उसमें रजिस्टर होकर हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं जो मल्टी वेंडर हों, कि जिन मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर लोग आएँ कि भैया हम भी बीज बेचते हैं, हमारा एड्रेस ये है, हम भी, तो वो सारे लोग रजिस्टर करें। तो 3 तरह से वेबसाइट या मोबाइल ऐप बन जाते हैं। एक तो व्यक्ति अपना खुद का बनाता है, खुद ही जो बेच रहा है या लोगों की जानकारी एकत्रित करके प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा संस्था बनाती है कि वो संस्था जो जो चीज़ बेचती है बस वही जानकारी रखती है। तीसरा होता है कि आप कुछ नहीं बेचते, आपके पास कुछ नहीं है, आप मल्टी वेंडर मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाइए, अन्य लोग आके उस पर रजिस्टर करें कि मैं ये वाला उत्पाद बेचता हूँ, मैं ये वाला बीज बेचता हूँ, मैं ये वाला फर्टिलाइजर बेचता हूँ। सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और सभी लोग वहाँ पर जानकारी देखें। वो मल्टी वेंडर मोबाइल ऐप या वेबसाइट होती है। देखिए लाइब्रेरी शब्द का उपयोग तो एक अलग ही संदर्भ में किया जाता है। लाइब्रेरी मतलब जहाँ से सिर्फ ज्ञान मिले, वहाँ आप बेचने खरीदने वाला काम नहीं करते। तो मैं लाइब्रेरी शब्द का उपयोग ठीक नहीं समझता। यहाँ पर मोबाइल ऐप या वेबसाइट जो है उसका इस शब्द का उपयोग ठीक समझता हूँ। लाइब्रेरी अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पर आप सिर्फ लिटरेचर रखिए, हर चीज़ की जानकारी रखिए, बीमारी, इंसेक्ट, फर्टिलाइजर, सारी चीज़ों की जानकारी, तो फिर वो लाइब्रेरी हो सकती है ना। लेकिन वहाँ बेचने खरीदने वाला, रजिस्ट्रेशन वाला काम नहीं होता। और लाइब्रेरी तो जो है उसकी ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए भी वेबसाइट बनती है, ठीक है। दूसरा मोबाइल ऐप, जिस चीज़ की भी वेबसाइट है उसका मोबाइल ऐप भी बनता है। तीसरा कि आजकल ऑडियो लाइब्रेरी चल रही है। जैसे आपने क्या किया, एक वेबसाइट बना ली या एक चैनल बना लिया या पॉडकास्ट बना लिया जिसमें ऑडियो वाला कंटेंट होता है। इसमें आप क्या करें, जैसे मुझसे आपने आईटी की सलाह ली, मेरा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, आपने किसी व्यक्ति से किसी विशेष फर्टिलाइजर या उर्वरक या खाद या जैविक खाद या बीज, इनकी जानकारी ली और उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके वहाँ पर रख दिया। तो ये भी एक तरह से लाइब्रेरी का काम करेगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें लिखित ना होकर ऑडियो के रूप में रहेंगी, है ना। तो ऑडियो लाइब्रेरी भी हो सकती है ये। और वीडियो अगर रिकॉर्ड करके रखते हैं तो वीडियो लाइब्रेरी हो गई। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब ही होता है। आप अपना यूट्यूब पर एक चैनल बना लीजिए अपने नाम से, अपनी संस्था के नाम से, और उस पर वीडियोस रखिए। वीडियोस में आप किसी एक्सपर्ट्स का 4-4, 5-5 या 10-10 मिनट के वीडियोस बनाकर किसी एक विषय पर उन वीडियोस को रख सकते हैं। तो वो आपकी वीडियो लाइब्रेरी हो गई, है ना। लाइब्रेरी में खरीदने बेचने का काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप बीज बेचना खरीदना चाहते हैं या अपने जैविक उत्पाद बेचना खरीदना चाहते हैं तो फिर वो लाइब्रेरी शब्द की जगह फिर तो वो आप एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनवा लीजिए जहाँ खरीदने बेचने हमारे का क्या काम है। जैविक में नुस्खे होते हैं, जी जैविक में हमारे नुस्खे होते हैं, तो वो नुस्खों को हम लाइब्रेरी में रखना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति हाँ का एक नुस्खा है और वो बहुत कामकार है, तो जी इतने सारे नुस्खे आदमी याद तो नहीं रख सकता, लेकिन लाइब्रेरी के माध्यम से अगर कोई किसी को चाहिए, हाँ किसी की बीमारी है, तो वो अपनी लाइब्रेरी से कंसल्ट करके
अपनी बीमारी को दूर कर सकता है। तो हाँ, तो ऐसा कि हमें ये अच्छा कंसेप्ट है। इसमें आप एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनवा लें। वेबसाइट इसलिए कि आपका जो क्षेत्र है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान कंप्यूटर और मोबाइल वेबसाइट नहीं देखा, मोबाइल ऐप ऐसा है कि एंड्रॉयड मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल ऐप तुरंत ओपन करके देख सकता है। ठीक है ना? जी तो अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं। उसमें आप अपने लिटरेचर जो भी आपके नुस्खे हैं उनको आप बढ़िया पीडीएफ के रूप में या टेक्स्ट जानकारी के रूप में रखिए, या ऑडियो बना के रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। साथ में उनके ये जो नुस्खे जिस बीज से या जिस क्रॉप से संबंधित है उनके फोटोग्राफ्स भी रख सकते हैं, है ना? तो जी ये लाइब्रेरी के रूप में एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। लेकिन आज ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ये सब मान के चलिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट ही हैं। वेबसाइट से एक बड़ा नाम होता है वेब एप्लीकेशन। एक्चुअली वेब एप्लीकेशन होते हैं वो। मैं साधारण बोल रहा हूँ कि वेबसाइट है। जी जी।